यस। तो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आज हमारा 53rd लेक्चर है। एंड 53rd लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले 1 2 3 करते करते 52 लेक्चर्स जो हम लोग कर चुके हैं। एंड वी होप कि ये सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे, एंड ये सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस में हो, जो कि टोटली फ्री होती हैं रात को 10 बजे गूगल मीट के ऊपर, और इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो आ जाता है। और इन्हीं लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो हमारी इस वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर रहती है। आप यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो सर। इंडिविजुअल सब्जेक्ट मतलब मान लो अगर तुमको हमसे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, मगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन ही आपको पढ़ना है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को यहाँ पे 799 में देख सकते हो। इसमें आपको उस सब्जेक्ट का एक्सेस 1 ईयर के लिए जो है वो मिल जाता है। और अगर आप में से कोई ऐसा होता है कि सर मेरे को तो सारे के सारे सब्जेक्ट आप ही से पढ़ना है, then rather than going for individual subjects you must go for membership plan। yes sir। तो ये मेंबरशिप प्लान कुछ नेटफ्लिक्स के प्लान जैसा है। हाँ, ये मेंबरशिप प्लान जो है कुछ नेटफ्लिक्स के प्लान की तरह होता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास 3 प्लान अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, जिसमें इस पीरियड के लिए आपको हमारे इन सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। वाह सर। सर बेस्ट प्लान कौन सा है? बेस्ट प्लान जो है आपके पास यहाँ पे ईयरली प्लान होता है। सर ईयरली प्लान वो क्यों, ऐसा क्यों? आप ज्यादा पैसे कमाओगे इसलिए? अरे ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कम पैसे कमाऊंगा इसमें लिए। हाँ, तुम्हारे पैसे कम लगेंगे। अच्छा सर। यस सर। एंड तुम्हारा फायदा उससे भी ज्यादा है इसमें। कैसे सर? कि इसमें आज तक हमने जितना भी पढ़ा है, पिछले 1.5 साल से हमने जितना भी पढ़ा है, प्लस आने वाले 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे, वो पूरे का पूरा एक्सेस जो है आपको इसमें मिल जाता है। इसलिए ईयरली प्लान बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, ऐसे फालतू में सोचा करो फिर आप ज्यादा पैसे कमा लोगे, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर मॉनेटरी पर्पस। दिस प्लेटफॉर्म is not for monetary purpose. Whatever earnings we are making, we are utilizing this again for you people. Yes। तो एक न्यूज आपके पास आती है एनवायरमेंट के लिए। जब आप भी न्यूज देखते हो तो आपको कई बार ना ऐसे न्यूज दिख जाएगी। सर कैसी न्यूज? न्यूज दिखेगी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नेविगेटिंग द डेवलपमेंट एनवायरमेंट डिलेमा। सर मतलब क्या हुआ? ऐसा ऐसा क्या हो गया? तो इस न्यूज को छोड़ दो ना सर। नहीं छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट और उसके ऊपर होने वाले इम्पैक्ट और फिर उसके ऊपर होने वाले असेसमेंट। यस सर। और फिर अगर आप यहाँ पे जैसे एक नीचे लिखी हुई लाइन को देखते हो ना, तो ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। तो जैसा कैसा सवाल? सवाल बनता है कि हैज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस हेल्प्ड इंडिया स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और तुम्हें पता है ये कब पूछा गया था? सर कब पूछा गया था? सितंबर 24 2024। सर करंट अफेयर्स। यस, करंट अफेयर्स। तो इट्स अ स्टैटिक टॉपिक, एक स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है। बट आप देखते हो कि कंटिन्यूसली न्यूज में ये चीजें आपके पास आती जाती है, और ये एक कंटिन्यूस ग्रोथ की का कंसेप्ट भी आपके पास है। तो हमें समझना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। इसको लेकर के प्रीलिम्स में ना एक बहुत ही छोटा सा सवाल है जो है आपके पास यहाँ पे आता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट मेंस में इसको लेकर के आपके पास बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। एंड मेंस में जो भी आंसर आपके पास निकलेंगे, वो सारे आंसर्स आपको इस तरीके की न्यूज पढ़ने से ही मिलेंगे। जैसे दिस इज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल एक सवाल है। इसको एज इट इज अगर आप यूपीएससी के पेपर में लिख देते हो, तो ये आपके पास एक यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन ही है। यस। तो आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं सर, हमने ना सर डेट कॉपी कर ली है। जैसे ही आप ये लेक्चर खत्म करोगे, हम जाएंगे और इसको जो है वो देख लेंगे। और हमको ये भी पता चल गया कि सर ये इंडियन एक्सप्रेस का है, तो हम ना जाकर के सीधा उस दिन का पेपर पढ़ेंगे और हमको पता चल जाएगा। देखो पेपर तुम पढ़ोगे ठीक है, वरना ध्यान रखना ये प्रीमियर है, सॉरी प्रीमियम वाली न्यूज है। तो इसका वो डाउनलोड कर लेना कहीं से ई पेपर, और ई पेपर जब डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे आपको ये न्यूज है वो देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो फिर अच्छी बात है, यहाँ पे आपको वो न्यूज है वो मिल ही जाएगी। क्लियर? यस सर। तो सर क्या होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर आप देखते हो तो बेसिकली जैसा इसका नाम है ना, हाँ सर, वही इसका काम भी है। सर मतलब क्या हुआ? मतलब देखो क्या हुआ कि तुम्हारा मन किया था कि हमने एक फैक्ट्री खोले, ठीक है सर, तुमने फैक्ट्री खोल दी, वाह सर, बहुत पैसे आ रहे हैं सर फैक्ट्री से, खूब पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम पैसे तो कमा ही रहे हो, मगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि इस फैक्ट्री से जो धुआं जा रहा है, हाँ सर, ओहो सर, हाँ, ये जाकर के आपके पास में जाती हुई नदी से नदी को जो है पॉल्यूट कर दे रहा है, या पास में खेत को पॉल्यूट कर रहा है, या लोगों के लिए सांस को जो है वो गंदा कर रहा है ना। हर तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो इम्पैक्ट, इसका क्या हो रहा है? इम्पैक्ट जो है वो आपके पास हो रहा है। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हो रही है, या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आप लेकर के आ रहे हो,
एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे पड़ रहा है, तो उसका असेसमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। मतलब ये एक ऐसी बॉडी बनेगी, यहाँ पे एक ऐसी बॉडी होगी जो आपको ये बताएगा, है ना, कि भाई कोई भी इंडस्ट्री आप ओपन करना जा रहे हो, तो आपको उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, आपको उसका क्लियरेंस जो है वो लेना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर इसका आएगा, उसके मिटिगेशन क्या होंगे, है ना, उसके ऑल्टरनेटिव्स आपके पास यहाँ पे क्या होता है। और अब सर ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है, क्यों करना है, कि तो आपने ना एक टसल देखी होगी, तो कैसी टसल, जब कभी भी कोई भी नई इंडस्ट्री या ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ओपन होने वाला होता है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा, जैसे मान लो कोई गांव के पास, क्योंकि शहर में तो इंडस्ट्री होती नहीं, मान लो एक शहर से दूर एक गांव के पास कोई इंडस्ट्री ओपन हो रही है, तो उस टाइम ना हमेशा एक टसल स्टार्ट होती है। सर टसल कैसी स्टार्ट होगी, टसल स्टार्ट होती है कि गांव वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा यही मानेंगे कि ये तो हमारे गांव की जमीन हड़प रहा है, हमारी जमीन खराब कर देगा, पॉल्यूशन, हमारा पानी खराब कर देगा। इसके ऊपर आप देखोगे तो कितनी सारी मूवीज भी आपके पास यहाँ पे बन गई है, ये है ना, दिख जाएगी ना आपको, बहुत सारी मूवीज भी जो है आपको इसी मुद्दे के ऊपर दिख जाएगी कि ये कि इंडस्ट्री खुल रही है ना, और उसके ऊपर के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, फिर लड़ाइयाँ होती है, हीरो आता है बोलता है जमीन के कागज, है ना, देयर विल बी अ मिनिस्टर विल बी कमिंग, वो बोलेगा कि सबकी जमीन हड़प लो ताकि हम जो है वो बेच देंगे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। फिर वो गांव वालों की जमीन जो है वो सब हड़प लेते हैं, है ना, गांव वालों से जमीनें छिन जाती है, और इस तरीके से करके एक बड़ी ड्रामेटिक मूवी जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जा सकती है, बनाई क्या जा सकती है, बहुत सारी बनी है, उनको देखते हैं। तो ये तो गांव वालों ने ना इंडस्ट्री वालों को, फैक्ट्री वालों को हमेशा अपना दुश्मन ही समझा है कि अगर ये यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहा है, इसका मतलब हमारा पॉल्यूशन जो है वो खराब, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको ये जो है वो पूरा खराब करेगा ही करेगा। अब बात आती है कि गांव वालों को ये चीज लगी, अब गांव वाले क्या करेंगे, है ना, गांव वाले क्या करेंगे, गांव वाले जाएंगे सरकार के पास। अब सरकार बोलेगी ऐसे हम मतलब कैसे क्या करें, क्या फैक्ट्री खोलना ही बंद कर दें, क्या इंडस्ट्री खोलनी ही बंद कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आपने आपने इंडस्ट्री खोलना बंद कर दिया, अगर आपने फैक्ट्री खोलना बंद कर दिया, दैट मीन्स एक्चुअली आप कंट्री की ग्रोथ को बंद कर रहे हो। अग्री? यस? जैसे आप उसकी ग्रोथ को ही जो है आप खत्म कर दे रहे हो, क्योंकि अगर एक गांव के पास में फैक्ट्री लगती है ना, तो सड़क बनती है, लोगों को रोजगार मिलता है ना, बहुत सारी चीजें आपके पास वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सब कुछ एक ओवरऑल ग्रोथ जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो प्लस कंट्री की ग्रोथ के लिए भी ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमने एनवायरमेंट के डर से किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को ओपन होने से ही अगर हमने उसे रोक लिया कि नहीं हमको तो ये ओपन ही नहीं करनी, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी। एंड अगर ना एक एस्पेक्ट है ये, एंड सेकेंड एस्पेक्ट, अगर हम सिर्फ ग्रोथ 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 के ऊपर ही ध्यान देते जाएं और हमने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, हमने दय दमादम जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपने ओपन कर ली लगातार, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है आपने यहाँ पे ओपन कर ली, तो फिर एनवायरमेंट का क्या होगा, what will happen to the environment in that case? Yes, it will go on like pollution इतना बढ़ जाएगा ना कि उसके बाद आपको वो कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट भी बचा नहीं पाएगा, फिर पेरिस एग्रीमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वॉट एवर यू गाइस आर डूइंग, कुछ भी जो है आपको यहाँ से बचा जो है वो नहीं पाएगा। तो अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए, तो इस इन सारे मुद्दों को देखने के लिए आपके पास लॉ लाया जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लॉ आता है। फिर लॉ के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस बनती हैं कि कोई भी फैक्ट्री अगर आपके पास ओपन होती है, कोई भी इंडस्ट्री अगर आपके पास ओपन होती है, तो उसको मिनिस्ट्री से जो है एक क्लियरेंस लेना पड़ता है। उस क्लियरेंस के अंदर जो है वो ये चीज देखी जाती है कि इस इंडस्ट्री का, आने वाली इंडस्ट्री का एनवायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, डन, क्या इम्पैक्ट आपके पास होगा। एंड फिर बेस्ड ऑन दैट उसको ये अलाउ किया जाता है कि आप जो है इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो या फिर आप इंडस्ट्री ओपन जो है वो नहीं कर सकते हो। अब देखो आमतौर के ऊपर मना नहीं किया जाता है, आपके पास हमेशा क्या होता है, उसके ऑल्टरनेटिव्स बताए जाते हैं कि अच्छा आप इस टेक्नोलॉजी की जगह ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करिए, ठीक है, या आप अपने पानी को किस तरीके से, कि भाई पानी जो है वो फैक्ट्री का डायरेक्टली नदी में ना मिल जाए, उसको प्रोसेस करके फिर नदी में मिलाना है। तो देर विल बी मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है आपके पास। तो ये सब कुछ जो है आपके पास उसमें होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में, बाय लॉ में ये सारी बातें। अब ऑब्वियसली लॉ आपने बना दिया, बट देखने वाला कौन है, हु इज देयर टू सी इट, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास एक बॉडी बनेगी वापस। तो हमेशा आता है ना, एक एक्ट आता है एक ईयर में, और उसके 1 या 2 साल बाद आपके पास एक बॉडी बनती है वापस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडी, जो उसको देख, जो उस लॉ के क्या कहना चाहिए उसको, उस लॉ के लागू होने को देखेगी कि क्या ये इम्पैक्टफुल हुआ है
या उसको क्या कहते हैं ना कि आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, क्या बोलते हैं उसको यार, जब भी भूल गया मैं यार, जब जब आप बहुत ज्यादा ऐसे होते हो ना, आउट ऑफ द माइंड इट हैपेंस, यस इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स द वर्ड। उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी कि भाई इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री ओपन होगी, तो वो इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन अपना सब कुछ लेकर के कि हम क्या करने वाले हैं, व्हाट विल बी द प्रोसेसेस, व्हाट आर टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग, ये सब कुछ लेकर के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो इस एजेंसी के पास चले जाते हैं। फिर वो बेस्ड ऑन दैट वो अपना पूरा देखेंगे, देखेंगे उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली सर्वेज होते हैं आपके पास, और उसके बाद न्यूज़पेपर में छपता है कि भाई फलानी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ओपन होने वाली है, अब किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ये सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद उनको क्लियरेंस मिलता है। एंड अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आपको बेस्ड ऑन दैट मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो बता दी जाती है कि भाई आपको ऐसे ऐसी चीजें जो है वो करनी चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो ना हो। तो ये तो मोटे तौर के ऊपर पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में देखा। अब यहाँ से प्रीलिम्स के बारे में क्या आता है, तो प्रीलिम्स के बारे में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसके प्रोसेस जो है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, या फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो है वो इसके क्या है। तो लिख लीजिए कि व्हाट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है। तो ये सब जो है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। बेसिकली सबसे पहले तो लॉ देख लीजिएगा कि भाई आपके पास, यस यस, तो आपको देखना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स है वो इसके क्या क्या है। तो जब कभी भी आपके पास यहाँ पे होगा तो लिख लेना, द हेडिंग इज फंडामेंटल कंपोनेंट्स, फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास इसमें होता है जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग। सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में क्या चीज होगी, तो स्क्रीनिंग में जो है वो बताया जाता है कि भाई मतलब कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, इसके लिए फुल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है, या पार्शियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो है वो जरूरत है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, या तो फुल या फिर हम लोग इसे बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, कि कितना इम्पैक्ट जो है वो आपके पास हो सकता है, एंड क्या कितने असेसमेंट की जो है आपके पास यहाँ पे जरूरत है। स्क्रीनिंग के बाद आप यहाँ पर आपके पास आता है जिसको बोलते हैं स्कोपिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद आपके पास आएगा स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है, स्कोपिंग में पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो आपके पास हो सकते हैं उसके, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स आपके पास जो भी हो सकते हैं, उनको जो है आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखा जाता है कि लॉज जो है वहां पे, आप देखते हो स्टेट टू स्टेट वगैरह लॉज आपके पास बदलते जाते हैं। तो एक जो भी इंडस्ट्री आपके पास बन रही है, वो कौन कौन से उन लॉज को मीट कर रही है नहीं कर रही है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, नॉट द लॉ बट द इंडस्ट्री को क्या आप सजेशंस वगैरह दोगे। तो पूरा स्कोप देखा जाता है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या जो है वो हो सकता है। क्लियर, यस। चलिए, तो सबसे पहला स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्या लिखेंगे आप, असेसमेंट, असेसमेंट एंड एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये पेन थोड़ा सा ठीक हो रहा है, प्लीज देख लेना। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के, ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स जो है आप यहाँ पे क्या क्या जो है वो बताएंगे। यस, ऑल्टरनेटिव्स जो है आप यहाँ पे क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीनिंग हो गई, फिर स्कोपिंग हो गया, फिर आपने असेसमेंट किया, इवैल्यूएट किया इम्पैक्ट्स को, और फिर ऑल्टरनेटिव्स को आपने सजेस्ट कर लिया। यस सर। फिर क्या होगा सर, फिर चौथा स्टेप आपके पास आता है विच इज रिव्यू ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। यस,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रेफरेंसेस हम लोग लेते हैं या इवन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें आता है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंने आपको बताया ना, नोटिस जो आपने देखा होगा ना कि न्यूज में आता है ना, कई बार अखबारों में आपको मिलता रहता है कि फलानी जगह पे ये चीजें हो रही है, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके पास चीजें जो है वो आ जाती हैं। तो उन सब का यहाँ पे जो आपके पास होता है, तो रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड स्टेटमेंट, ये चीज आपके पास देखी जाती है। अब जब ये कर लिया कि भाई फैक्ट्री देख ली हमने क्या है, यस, कि क्या इंडस्ट्री जो है वो आपके पास लगने वाली है, उसके बाद आपने पॉसिबल सारे लॉस देख लिया, तो स्क्रीनिंग कर दिया, स्कोपिंग कर दिया, आपने इम्पैक्ट देख लिए, मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है आपने वो सब देख लिया। अब बैठ के बात करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, क्या फैक्ट्री इन सब, क्या इंडस्ट्री वाले इन सब चीजों को मानने के लिए रेडी है या नहीं है, या एक्चुअल में क्या चीज है वो करनी चाहिए। यानी यानी बेसिकली अब इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसमें अब आपको डिसीजन लेना होता है। तो इट इज डिसीजन मेकिंग, कि क्या इनको क्लियरेंस देना है या नहीं देना है, क्या हमारी जो भी बातें आप पे हम कर रहे हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अगर आप उनको टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए कहते हो, तो क्या ये लोग उस टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, आर दे पीपल अग्रीइंग टू इट और नॉट, तो लोग इसके लिए अग्री कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड अब मान लो फैक्ट्री वालों ने आपको अग्री कर लिया, सब कुछ हो गया, यस, आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए कि सर स्क्रीनिंग हो गई, स्कोपिंग हो गया, असेसमेंट, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह सब बना दी, उसके बाद रिव्यू भी कर दिया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट को, फिर डिसीजन भी दे दिया और बोल दिया उनको फैक्ट्री वालों को कि चलो ठीक है भैया, आपको क्लियरेंस दे देते हैं, आप जाओ और अपना फैक्ट्री का काम जो है वो स्टार्ट करो। क्या ये सही है? नहीं ना, अभी भी एक स्टेप बाकी है। एक स्टेप बाकी है जिसे बोलते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपको बताया गया, भाई आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूं यूपीएससी के लिए, ऐसे ऐसे पढ़ो सब हो जाएगा, बट अगर मैं उसका फॉलो अप ना लूं, विल दैट बी इम्पैक्टफुल? इफ आई डोंट टेक द फॉलो अप ऑफ दैट, विल दैट बी इम्पैक्टफुल? नहीं ना, कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए, कंटिन्यूस उसको चेक करते रहना चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट लिया है या आपने जो डिसीजन दिया है या आपने जो उनको सजेशंस दिए हैं, क्या उनका कंप्लायंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखते हो पीरियोडिक रिव्यूज आपके पास यहाँ पे होता है। तो लास्ट आपके पास यहाँ पे होता है सिक्स, विच इज मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट, कि भाई आप उसको जो है वो कितना मान रहे हो, कितना नहीं मान रहे हो, और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑडिटिंग जो है आपके पास यहाँ पे होते ही रहनी चाहिए। डन यहाँ तक? यस। चलिए, तो ये प्रोसेस को लेकर के आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। बाकी इसको लेकर के मेंस में आपके पास चीजें आती है। मेंस में आपके पास हमेशा क्या आपको बताना होगा कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके ये प्रोसेस जो है वो क्या क्या है, और प्लस एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ा ही है। तो अब आप लोग रिसर्च करोगे बैठ करके, इसका आंसर लिखोगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? हैज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस help India strike a balance between demand of growth and development and need to protect the environment? ये आप खुद सोचो कि सर जब इतना अच्छा इफेक्टिव प्लान बना रखा है, तो इसका मतलब फिर इंडिया में तो पॉल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए। भाई ऑब्वियसली फिर क्यों हो रहा है? जब आपने पहली ऑल्टरनेटिव, जब एक कंपनी को एक फैक्ट्री को ओपन होने के टाइम में ही अगर आपने दे दिया है ना, उसको सब बता दिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो फिर पॉल्यूशन हो कैसे रहा है? तो ऑब्वियसली इसकी इफेक्टिवनेस को भी देखना है, और यही इसका एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो बनता ही है। हर बार इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आपके पास जो है वो आंसर, सॉरी, क्वेश्चन जो है वो बना दिए जाते हैं। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। लिखा सबने? यस और नो? क्लियर? चलिए, तो सेशन यहीं तक है, मैं इसको एंड करता हूँ और फिर आपको एक दूसरा होमवर्क जो है वो मैं आपको देता हूँ। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।